हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास राठौर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आवर यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट रहेगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए, आप आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। और यूजीसी नेट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जो जो चीज़ें आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है, उन सभी के सॉल्यूशन में बताऊंगा, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी आज की इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में होगा। अब आपने कभी पहले यूजीसी नेट के बारे में सुना है या नहीं सुना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट मोमेंट जितनी भी डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं यूजीसी नेट के बारे में, कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एज लिमिट क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है, इवन रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है यूजीसी नेट में। इन सभी चीज़ों के, इन सभी बातों के आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के आखिर में जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो आपके पास इन सभी सवालों के जवाब होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जो दैट इज़ अबाउट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, बट स्पेशली अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इसके पहले कि हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप आज आए हैं, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एजुकेशन के फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और सजेस्टेड रीडिंग के लिए बुक्स क्या हैं वो सब आपको देखने की मिलेगी। तो थोड़ा सा हमको आप एनकरेज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब आते हैं हम हमारी बात पर, सीधी हमारे मेन पॉइंट पर। देखिए, अब हम आपके पहला जो क्वेश्चन था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, उसका आंसर आपको देने वाले हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम किस लिए होता है, क्यों होता है, देखते हैं कब कब होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम ऑल्सो नॉन एज, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। यानी इसकी जो फुल फॉर्म है नेट की, NET की, वो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसका नाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसका नाम है। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA एक संस्था है, यही इसको आयोजित करती है। यानी नेट का एग्ज़ाम कौन करवाता है, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की संस्था इसको करवाती है। ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इन इंडिया। जो यूजीसी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूजीसी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि फंडिंग करता है भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्या बोलते हैं हम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो एक संस्था है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, उनकी तरफ से उनके बिहाफ पर NTA इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम को करवाता है। देखो आप, कब कब होता है ये, तो ये साल में 2 बार होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होता है। यूजुअली जून और दिसंबर के अंदर ये होता है। लेकिन अब हम देख चुके हैं कि जो पेंडेमिक थी, जो कोविड-19 हुआ था, जो 2020 और 2021 में, तो पूरे देश के अंदर जितने भी रूटीन एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सेशन चलते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में, उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, आपको पता है। तो इसके साथ ही यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पाया, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। यानी जुलाई का एग्ज़ाम नवंबर में भी हुआ है एक साल, इस प्रकार थोड़ा सा आगे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है और अब सब टाइमली चल रहे हैं, और इसलिए अब थोड़े समय बाद बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। यानी जुलाई, जो जून सेशन का है, जो जुलाई के आसपास हो जाता है या जून में हो जाता है, और दिसंबर का दिसंबर में हो जाता है। तो अब ये रेगुलरिटी आ गई है इसके अंदर, और आगे भी इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। तो इस साल में 2 बार होता है,
और किस लिए होता है, उद्देश्य क्या है, देखो इसका आप, इट इज़ फॉर दोज हु एस्पायर, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सहायक आचार्य जिसको बोलते हैं हम हिंदी में सहायक आचार्य। तो पहला जो है वो तो क्या है, टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सहायक आचार्य बनना चाह रहे हैं। देखिए आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको पहले कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी टीचर कहा जाता था, और मोर फ्रिक्वेंटली टर्म था कॉलेज लेक्चरर। तो पहले कुछ सालों पहले तक इस पोस्ट को कॉलेज लेक्चरर माना जाता था, लेकिन बाद में एक थोड़ा सा डिवीज़न किया गया इसका, और उस कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट को सीनियरिटी के हिसाब से 3 लेवल पे बांट दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर जो सबसे निचला दर्जा है, एसोसिएट प्रोफेसर जो सह आचार्य बोलते हैं सेकंड नंबर का है, और तीसरा नंबर का है प्रोफेसर जिसको हम आचार्य कहते हैं। तो सबसे ऊपर प्रोफेसर जिसमें सीनियर लोग होते हैं, उससे नीचे एसोसिएट प्रोफेसर, उनसे थोड़े जूनियर होते हैं, और सबसे नीचे जो एंट्री लेवल है, जहाँ से जब भी कोई नया व्यक्ति एग्ज़ाम देके पास होता है और अपॉइंटमेंट ले लेता है वैकेंसी के थ्रू, तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे ही वो अपॉइंट किया जाता है। एक मुख्य बात ये है कि आपको कभी ऐसा नहीं मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब ये है कि प्रोफेसर का असिस्टेंट, ऐसा कभी नहीं है। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग टर्म है जिसमें लोग ऐसा मान लेते हैं कि प्रोफेसर का जो असिस्टेंट होगा, सहायक होगा, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट है, और ये एंट्री लेवल की पोस्ट है, यानी जब भी आप कॉलेज एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य पद पर ही होती है, और नेट एग्जाम के माध्यम से आप उसी सहायक आचार्य पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए पहला जो उद्देश्य है नेट एग्ज़ाम कराने का, वो है किसी अभ्यर्थी को सहायक आचार्य पद के लिए एलिजिबल डिक्लेयर करना, घोषित करना। साथ ही या फिर सीक अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF जिसको बोलते हैं, ये प्राप्त करना। सेकंड है इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में जितने भी संस्थान हैं और विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पर JRF प्राप्त करना। ठीक है, तो या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या JRF स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से नेट का एग्ज़ाम करवाया जाता है। दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं ये हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, कि JRF क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्या है। तो अभी तो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप नेट का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन देते हैं वो कि आप केवल नेट के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या नेट प्लस JRF के लिए देना चाह रहे हैं, या तो नेट के लिए या फिर नेट प्लस JRF। तो नेट, अगर आप नेट का ही ऑप्शन लेंगे तो फिर आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन नेट प्लस JRF देते हैं और आप उस एग्ज़ाम को JRF के साथ क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, और जो स्कॉलरशिप लगभग 45,000 मंथली होती है, 45,000 रुपये महीने आपको मिलते हैं, 45,000 रुपीज़ अराउंड मिलते हैं आप PhD करने के लिए 5 साल के लिए। तो नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, और साथ में JRF भी कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो ही सही, लेकिन साथ में अगर आप सर्विस लगने के पहले, नौकरी लगने के पहले, अगर आप कहीं किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई PhD में एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 साल तक UGC की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, जो लगभग 45,000 रुपये की होती है। तो JRF थोड़ा सा टफ भी होता है क्योंकि इतनी सुविधाएं मिल रही है, तो JRF निकालना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी केवल हम ये बता रहे हैं कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जो NTA करवाती है UGC की ओर से। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, जुलाई और दिसंबर में, और आप इसको करते हैं या तो फेलोशिप हासिल करने के लिए, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए JRF, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर UGC नेट, और कितने टाइम तक आप कितनी बार नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहला जो है स्लाइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एलिजिबिलिटी, आपको योग्यता क्या चाहिए। तो आप देखिए इसके यहाँ पर कैटेगरी, एक तरफ तो जनरल और EWS के लिए है, और एक तरफ ST SC PWD OBC NCL और ट्रांसजेंडर के लिए है। तो जनरल और EWS के लिए क्या है, देखो आप कैंडिडेट नीड मिनिमम 55 मार्क्स
55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री, यानी उनकी जो पीजी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। विदाउट राउंडिंग ऑफ, विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है कि किसी के 54.95% है और इसको राउंड ऑफ करके वो 55% मानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। राउंड ऑफ का मतलब विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी उसके 55% कहा है तो फिक्स 55% होनी ही चाहिए। किसी भी भारत के द्वारा जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा सोशल साइंस में कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ह्यूमैनिटीज़, अलग अलग विषयों में जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 55% पीजी में। अब एसटी के अंदर एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, यानी पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है विकलांग, और ओबीसी के लिए या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो तीसरा जो जेंडर होता है, किन्नर होते हैं, उनके लिए कितनी है? तो ये है, इस कैटेगरी के लिए चाहिए आपको 50% चाहिए। तो ध्यान रखो आप मास्टर डिग्री में तो दो ही मुख्य बात है इसके अंदर कि अगर आप जनरल के हैं और या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं तो फिर आपको 55% चाहिए पीजी में, और अगर एसटी, एससी, ओबीसी हैं और आप ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको 50% चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप जनरल के हैं, चाहे महिला या पुरुष हों, तो फिर वहाँ पे आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो इसमें ध्यान रखो आप, मेल फीमेल दोनों शामिल है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कोई छूट दी गई है, महिलाओं को जेआरएफ में ज़रूर छूट दी गई है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल को 55% चाहिए, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ये चाहिए। अब एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि 55% की तो बात हो गई, लेकिन अगर आप पीजी में पढ़ रहे हैं, आपने एडमिशन ले रखा है, तो क्या आप नेट के लिए एलिजिबल हैं? तो इसके लिए आंसर ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, क्योंकि पीजी कोर्स 2 साल का होता है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं या एग्ज़ाम हो गए हैं तो रिज़ल्ट अवेटिंग है, रिज़ल्ट नहीं आया है, इस स्थिति में भी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पीजी फाइनल ईयर, जिसको पीजी सेकेंड ईयर भी कहते हैं, पीजी सेकेंड ईयर वाला बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन ध्यान रखना आप उसको 2 साल के अंदर, 2 साल अगर उनका नेट क्लियर हो जाता है तो उसको 2 साल के अंदर वही 55 या 50% जो भी उसकी कैटेगरी के लिए, उसके साथ आप उसको एलिजिबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब 2 साल के अंदर उसको 55 या फिर 50, 55 तो किसके लिए, वही जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% बाकी कैटेगरी के लिए उसको हासिल करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि पीजी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है वो नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, दे तो सकता है लेकिन वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा अगर वो क्लियर कर लेता है तो, है ना? ठीक है, तो पीजी फर्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम दे सकता है केवल देखने के लिए पेपर कैसे आता है, लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एलिजिबल वही हैं जो फाइनल ईयर में प्रवेश ले चुके हैं और जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है या रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो 2 साल के अंदर, जिस डेट से उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो 2 साल के अंदर वो अपना जो डिग्री है वो पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, क्या एज लिमिट लेती है और इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बार आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वाली जो स्लाइड है आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे रही है। देखो आप यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये बता ही दिया मैंने आपको कि आपको उसमें 55% चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर को क्या चाहिए, इसमें ओबीसी नहीं लिखा हुआ है, ओबीसी भी आएगा इसके अंदर। और ट्रांसजेंडर को कितना चाहिए, पीजी में 50% चाहिए या फिर उसको फाइनल ईयर का उसको स्टूडेंट होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, देखो आप अगर आप जेआरएफ भी डाल रहे हैं उसके साथ, यानी आप जो डाल रहे हैं वो प्रोफेसरशिप प्लस 2 चीज़ आ रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ, और एक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाल रहे हैं। ये सब आपको ऑप्शन मिलते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं या फिर दोनों के लिए चाहते हैं। तो देखिए आप इसके अंदर अगर जेआरएफ हैं आप, तो आपको 30 साल ही है आपके जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए +5 ईयर आपको मिलेगा, +5 फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप,
और वो क्या ध्यान रखेंगे, देखो आप रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे फीमेल भी है, यहाँ पे ST, SC, OBC, EWS सब आ गए इसके अंदर। इस बार यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग है वो अलग हो गया। तो देखो आप 30 साल JRF अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो आपको 30 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 साल के से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर आप JRF के लिए नहीं भर पाएंगे, आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के भर पाएंगे। और नो एज लिमिट फॉर AP यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है तो भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो बात अलग है कि आप इतनी एज में दे के करेंगे क्या। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस JRF का देना है तो फिर आपकी उम्र जनरल में हो तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप महिला हो, ST SC OBC में हो या फिर ट्रांसजेंडर हो तो फिर आपको 5 साल की और छूट मिलेगी, आप 35 साल तक हो सकते हो। कुछ जगह ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कई सारे वीडियोस मैंने देखे जिसके अंदर कोई 32 बताता है, कोई 31 बताता है, लेकिन वो कोविड की परिस्थितियों के अनुसार एक्स्ट्रा जो रिबेट दी थी वो थी, लेकिन बाय रूल UGC के अनुसार कितनी है, 30 है। और 5 साल एक्स्ट्रा जो ये रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको ये छूट दी जाती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ लिखा हुआ है नो लिमिट अटेम्प्ट फॉर JRF एंड AP। तो अटेम्प्ट की तो कोई नहीं है, आप कितनी भी बार दे सकते हैं, आप चाहे हर साल 2 साल में 2 बार दो, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप परीक्षा दे सकते हैं। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप भारत के वासी होने चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट क्या होगा सेकंड पेपर के लिए, वो सब्जेक्ट होगा जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा जिससे आप PG कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तो उनके लिए ऑप्शन रखा गया है, जैसे पब्लिक एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशोलॉजी, इन दोनों के लिए अलग अलग से नेट नहीं होती है, एक ही दोनों के लिए मान्य होती है। कॉमर्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा ही है, क्योंकि सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर नेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा हो तो फिर वो दूसरे सब्जेक्ट जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है UGC ने, उसमें अगर वो क्लियर करता है तो उसके लिए मान्य होता है। ये थोड़ा सा प्रावधान किया है। तो 55 जनरल के लिए, ST SC OBC और ट्रांसजेंडर के लिए 50%, एज लिमिट JRF के लिए 30 साल, और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, और अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, भारतीय होना चाहिए, और आप उसी सब्जेक्ट में नेट दे पाएंगे जिसमें आपने PG की हुई है। अब कुछ और बातें जो कि आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एस्पिरेंट हैं नेट के एग्ज़ाम के तो फिर आपको कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए। देखिए, आप नेट एप्लीकेशन के बारे में है कि फॉर्म भरना या फिर एग्ज़ाम स्कीम के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। एग्ज़ाम का नाम है आपका नेट एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, NT है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इस एग्ज़ाम को करवा रही है। एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल का होता है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है, देखो आप 180 मिनट का पेपर होता है आपको, 3 घंटे का, नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई आपको गैप रिसेशन नहीं मिलता है कि आप बाहर घूम के आए कहीं जाएं, 3 घंटे कंटिन्यू पेपर चलता है। एग्ज़ाम मोड क्या है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही होता है ये हमेशा। और फ़ी पेमेंट कैंडिडेट वाइज क्या है, अगर फ़ीस आप पे कर रहे हैं तो जनरल के लिए आपकी फ़ीस है 1150 रुपये, और जनरल EWS OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, ये OBC की एक श्रेणी होती है, जिस क्रीमी लेयर उसको कहते हैं जिसको जनरल में गिना जाता है, और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिसको जनरल में नहीं गिनते हैं। तो OBC की एक श्रेणी जनरल में भी गिनी जाती है, और OBC का ही एक भाग नॉन क्रीमी लेयर NCL भी गिना जाता है। तो जनरल EWS यानी EWS की बात है केवल, और OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात है, उनको 600 रुपये देने होंगे, और ST SC PW विकलांग और थर्ड जेंडर हैं उसको 325 रुपये पे करने पड़ेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपका जो वेंडर है या E-कियोस्क है या E-मित्र है वो अपने चार्जेस एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन जो प्योरली जो UGC को फ़ीस पे करनी है वो जनरल को कितनी करनी है, 1150, जिसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी कहते हैं, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और EWS के लिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये, SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फ़ीस लगती है। तो अभी तक तो यही स्थिति है, लेकिन वीडियो अगर आप बाद में देखते हैं, कुछ महीनों सालों बाद देखते हैं, तो हो सकता है कि फ़ीस में आपको वेरिएशन देखने को मिले।
तो आप लेटेस्ट जो भी है वो तो यूजीसी की साइड से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोर डिस्कसिबल है और वो है जिसमें सबसे आपकी जिज्ञासा होगी, व्हाट आर क्वेश्चन पेपर स्कीम एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, उसमें क्या स्कीम रहती है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, यानी सिलेक्शन आपका किस आधार पे होता है वो भी जानना जरूरी है। तो इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि एग्जाम मोड पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अलग अलग बांटा गया है। ये पेपर फर्स्ट के बारे में है, ये पेपर सेकंड के बारे में। पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस का होता है, आपको पता होगा, जीके जिसको बोल सकते हैं आप कॉमनली, और ये आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने पीजी की है। कौन सा होगा? पीजी सब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ही ऑनलाइन मोड पे होंगे और दोनों के लिए टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, 180 मिनट्स प्रिस्क्राइब किया गया है नेट के एग्जाम के लिए। देखो आप, टाइप ऑफ पेपर कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स को ये पेपर देना होता है, सिमिलर आता है। जबकि ये जो दूसरा सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज होता है और इसके अंदर 82 सब्जेक्ट हैं यूजीसी के अंदर, आपको ध्यान होगा। तो 82 सब्जेक्ट इसमें होते हैं और जिसके लिए सेकंड पेपर होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं? पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके टोटल 3 घंटे में जो क्वेश्चंस करने हैं आपको वो करने हैं 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं? एमसीक्यू रहते हैं, मल्टी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होता है, जिसमें एक ही करेक्ट आंसर होता है, यानी वही ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। और इधर भी दोनों तरफ ही ये एमसीक्यू आते हैं, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। मार्क्स कितने हैं? 100 हैं, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। तो आपके टोटल 100 मार्क्स आपके टोटल रहते हैं। और इधर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 200 मार्क्स इसके हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं? 50 प्लस 100 यानी 150, और मार्क्स बिल्कुल जस्ट डबल हैं। 50 के लिए तो 100 मार्क्स हैं और 100 के लिए 200 मार्क्स हैं। मार्किंग स्कीम क्या है? देखो आप, इसमें कोई इसका सारा सारांश ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो 0 मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे राहत की बात है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों ही फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी एक ही तरह का सिस्टम है। 2 नंबर सही क्वेश्चन के और गलत है तो कुछ भी नहीं कटेगा आपका, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है और इधर भी सेकंड पेपर भी इंग्लिश और हिंदी में आता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के हैं तो फिर इंग्लिश में आएगा वो पेपर, हिंदी में तो नहीं आ पाएगा। लेकिन जनरली बाईलिंगुअल होता है पेपर, 2 भाषा में आता है, जिसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है जो है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। नंबर मुख्य बात क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन आखिर होता कैसे है इसके अंदर? तो देखिए आप, ये स्लाइड कह रही है आपको कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स। आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, और 35 फॉर रिजर्व कैटेगरी। सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 35%, ST, SC, OBC नॉन क्रीमी लेयर मतलब, तो OBC और PWD। तो कौन कौन से हैं? ST, SC, OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL, इसके अलावा PWD मतलब विकलांग, और वो ट्रांसजेंडर। इन सभी के अंदर आपको 35% मार्क्स लाने, 5% की छूट है, वो भी ईच पेपर, हर पेपर के अंदर टू क्वालिफाई एग्जाम। इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे और सेकंड पेपर में भी आपको 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, ये रिजर्व कैटेगरी, तो आप 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके केवल 40 या 35 मार्क्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से आने से ही आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ है। ये केवल क्वालिफाइंग है, ये आप दौड़ में बने रहेंगे। अगर किसी भी एक पेपर में इससे नीचे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। फाइनल जो सिलेक्शन होता है या फाइनल जो क्लियर होता है नेट का एग्जाम, वो होता है कट ऑफ के आधार पर। अब कट ऑफ कितनी होती है? देखिए आप, टोटल जितने भी फॉर्म भरते हैं उसका 6% लेते हैं, ये 6% होते हैं। अगर आपके जैसे मान लो कि कहीं पे किसी फॉर्म के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 5000 कैंडिडेट्स ने अगर ये फॉर्म डाले हैं, तो 5000 का जो 6% है वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। और 5000 का 6% कितना होता है? ये होता है
300, तो 300 कैंडिडेट्स, अगर इसको कैलकुलेट करें 5000 इंटू 6 और 10, तो इसको 100 से 100 काट देंगे और 50 को 60 से करेंगे, 300 कैंडिडेट्स की नेट क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 6% को ही दिया जाता है हर कैटेगरी के हिसाब से, कौन सी कैटेगरी में है। तो अगर देखो आप कि ये 5000 कैंडिडेट अगर क्या बोलते हैं एसटी के हैं, तो एसटी में 300 लोग के क्लियर होगा। अगर एससी को अलग से देखेंगे तो एससी में मान लो 8000 कैंडिडेट है तो उसका 6% क्लियर होगा। ओबीसी में अगर 10,000 कैंडिडेट है तो उसका 6% होगा। तो प्रत्येक कैटेगरी में, इन ईच कैटेगरी 6%, ध्यान रखना आप, 6% इन ईच कैटेगरी, ठीक है। हर कैटेगरी में आपको 6% ही वो क्लियर करवाते हैं एक बार में, लेकिन 6% भी वही रहेंगे जो पहले 40% या 35% क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम मार्क्स लाएंगे, उसके बाद उनमें से 6% को वो लेते हैं। नेट के एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन भी है। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये है, देखो आप, जो EWS जिसको कहते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जो OBC है उसको 27% दिया गया है, इसके अलावा PWD है, विकलांग है, उनको 4% हैं, और शेड्यूल कास्ट SC है उसको 15% है, और ST को 7.5% है। ये सब डिवाइड होगा और अलग अलग कैटेगरी में, और इसके अलावा जो भी बचता है वो सारा किस में कहलाएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ध्यान रखना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब कभी भी जनरल नहीं होता है। अनरिजर्व्ड का मतलब जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। जनरल वाले जरूर उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरी कैटेगरी के भी लोग अगर उस कट ऑफ तक मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखो आप, 10 + 27 37 हो गया, 37 4 41 हो गया, और 41 और 15 जोड़ते हैं कितना हो गया, 41 56, और 56 में 7 जोड़ते हैं 63.5, टोटल कितना हो गया 63.5। अब इसके अलावा जो कितना बचा अपने पास, $36.5, यानी इतना परसेंट तो रिजर्व्ड कैटेगरी के खाते में चला गया, और इतना जो बच रहा है वो किस में है, अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड में जनरल वाले तो आएंगे ही सही, साथ में वो भी आ गए, दूसरे इन कैटेगरी में से भी कोई हायर परसेंटेज लाता है तो वो भी इसी में गिना जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या सिलेबस रहता है वो भी हमको देखना है, तो थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल अवेयरनेस का होता है। आपको पता है कि पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इसको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। आपको पता है 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं जनरल वालों के लिए, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 यानी 5% की छूट दी गई है। तो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सिलेबस क्या रहता है थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखो आप, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आता है इसके अंदर, यानी टीचिंग के बारे में आता है। टीचिंग के बारे में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड यूनिट रिसर्च के बारे में है, रिसर्च के बारे में क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज में से आंसर देना, पैसेज को समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आते हैं, ये 4th यूनिट है। कम्युनिकेशन के बाद यूनिट 5 है, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग एक यूनिट है इसके अंदर पूरी। इसके बाद 7th है डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये है 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में है ये। और आपकी जो 10th यूनिट है वो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। तो इस तरह से ये 10 यूनिट्स आते हैं, और हर यूनिट्स में से आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनके आंसर आपको देने हैं। तो इस प्रकार 10 यूनिट में 5-5 करके 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सिलेबस है। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो यूजीसी की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके इस सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। वीडियो के अंदर हम अभी तक केवल पेपर फर्स्ट के बारे में और एक ओवरऑल एक नेट के एग्ज़ाम के बारे में जान पाए हैं। हमारा जो वीडियो है स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करेगा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर।
लेकिन अब उस पर बात करेंगे हम हमारे पार्ट 2 में। यूजीसी नेट के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा हमने जान लिया है, लेकिन सेकंड पेपर के बारे में हमने बात नहीं की है। स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में आप कैसे तैयारी करेंगे ये सब हम देखेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स लानी है आपको, क्या क्या पढ़ना है। और वहाँ पर भी सेकंड पेपर में आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। और वहाँ के अंदर जो सब्जेक्ट की नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे और हम सेकंड पार्ट में आप फिर सेकंड पार्ट में पहुँचेंगे और वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में नेट कैसे क्लियर करें उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने वीडियो आखिरी तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार ही हैं और आप इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।